इस वक्त ज्योतिकंठ वेब टीवी पर हमारे साथ हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी राजेंद्र सिंह, जो 1982 बैच के आईपीएस हैं। सबसे अहम बात ज्योतिकंठ वेब टीवी के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आपने आईपीएस पढ़ने के बाद 1983 में आईएएस की जो है परीक्षा पास की, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद पुलिस की सर्विस करने में ज़्यादा तवज्जो दी, उसको ज़्यादा महत्व दिया कि पुलिस ज्वाइन करके जो है ज़्यादा सेवा की जा सकती है। आज हम कुछ खालिस्तानी मुद्दों पर और कुछ और मुद्दों पर कोरोना को लेकर चर्चाएं करेंगे, पंजाब की कुछ मौजूदा हालातों पर भी चर्चा करेंगे। राजेंद्र सिंह जी, आपका ज्योतिकंठ वेब टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर वीरेश, और आपको मुबारक, आपने ये ज्योतिकंठ टीवी वेब टीवी शुरू किया है। मैं अपनी तरफ से आपको शुभ आशाएं देता हूँ और आप चाहता हूँ कि आपका ये अभियान बहुत अच्छी तरीके से सफल हो। थैंक यू। मैं थोड़ा और विस्तार पे जाऊंगा। जब पंजाब में आतंकवाद की दहशत से पंजाब खाली हो चुका था, उस वक्त डीजीपी राजेंद्र सिंह जी जो हैं, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग एसएसपी अमृतसर हुई रूरल, और उसके बाद लगातार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पंजाब की अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए उन्होंने पूर्व सुपर कोप डीजीपी केपीएस गिल के साथ AK-47 उठाकर आतंकवाद को आमने सामने की चोट दी और पंजाब में फिर हरियाली खुशहाली पैदा की। इसके लिए भी, और इनके नाम से, राजेंद्र सिंह एक ऐसा नाम है आईपीएस में पंजाब में जिनकी एक विशेष ईमानदार वाली छवि और एक ऐसी छवि है जिनके नाम से क्रिमिनल, क्राइम, गैंगस्टर, टेररिस्ट इनके नाम से कांपते हैं। इनका इन्वेस्टिगेशन करने का, इंटेरोगेशन का अपना एक आतंकवादी भी उस वक्त ये कहते थे कि हमारे साथ पूछताछ जो है वो राजेंद्र सिंह ना करें। इस तरह के सोच के और इस तरह के जज्बाती और गर्म सोच रखने वाले अधिकारी थे जिनकी दिल और दिमाग में एक ही सोच थी कि इस देश से, पंजाब से आतंकवाद समाप्त हो। तो मैं राजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मेरा सवाल ज्योतिकंठ वेब टीवी का आपसे सवाल है कि जिस तरह पंजाब के अंदर फिर आतंकवाद की जो है परछाई, आतंकवाद को बढ़ावा जो है गर्म ख्याली दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपने यहाँ कभी कभी लोग बोल देते हैं, जैसे किसी चीज़ का कहीं कहते होते हैं कि कोई ना कोई रेफरेंस कहीं से आ जाता है, कई वैसे ही बोल देते हैं बिना जिम्मेवारी से। मेरा ख्याल ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं, पर वो भूल रहे हैं कि उनका ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अभी 36वीं ब्लू स्टार की बरसी थी 6 जून को। वहाँ रेडिकल्स ने, गर्म ख्यालियों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यही नहीं, जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर हमें खालिस्तान मिलता है तो हम खालिस्तान लेने के लिए तैयार है। ये ऐसी भाषा कभी जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाला इस्तेमाल किया करते थे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बड़ा तजर्बा है भारतीय पुलिस सेवा में, पंजाब में आपने आतंकवाद को मिटाया है AK-47 उठाकर, तो आप इसको किस कंटेस्ट में लेते हैं, उनकी इस बयान को? तो सभी ने उसकी इस स्टेटमेंट को अच्छा नहीं समझा, किसी ने भी अच्छा नहीं समझा और गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट मानते हैं इसको। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और उसको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है ऐसी स्टेटमेंट का, और मेरे ख्याल वो आगे से शायद नहीं बोलेंगे। नहीं, जैसे आम आदमी की मैं बात नहीं करता, क्योंकि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, आपने पंजाब में आतंकवाद के खात्मे में एक केपीएस गिल के साथ मिलकर एक अहम भूमिका अदा की है। ऐसे में क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाएगा या इसको आप देशद्रोह कहेंगे? कई चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती हैं, हम उन लोगों को उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा सा जज्बात की बात हो जाती है, जज्बात बढ़ जाते हैं। थोड़ा प्रशासनिक तरीके से हम देखते हैं इसको। प्रशासनिक तरीके में यही आता है कि अगर कोई
ठोस बात हो उसी पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत छोटी बातें हैं, अगर कोई करता है तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो ये स्टेटमेंट एक धार्मिक पद पर बैठ के दी, ये इससे हर धर्म की, क्योंकि गुरु साहब ने दरबार साहब के अंदर 4 दरवाजे बनाए, उन्होंने इस चीज़ को जाति धर्म से दूर रखा दरबार साहब को, तो क्या वहाँ बैठकर उन पदों की गरिमा को खंडित करने वाली बात नहीं की ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने? असल में मैंने पहले भी कहा कि उसकी स्टेटमेंट को किसी ने भी अच्छा नहीं कहा, और वो खुद भी सोचते होंगे कि मैं क्यों ऐसी स्टेटमेंट दे दी। मेरा नहीं ख्याल कि उसको ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठकर रेफरेंडम 20-20 की बात करते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को सरदार बेन सिंह की तरह उनको टारगेट करने की चेतावनी देते हैं कि बेन सिंह बड़ा हाल करेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की, जिस तरह हत्या की थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ललकारा है कनाडा में बैठकर, एक मोटिवेशन कर रहे हैं वो युवाओं को, सिख युवाओं को, जैसे पंजाब में पहले आतंकवाद आया। तो क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू को FIR दर्ज करके, बिंग IPS ऑफिसर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कानून क्या कहता है कि क्या उसके खिलाफ पंजाब के DGP, मौजूदा DGP दिनकर गुप्ता को FIR दर्ज करके भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से उसको यहाँ लेके नहीं आना चाहिए पंजाब में अरेस्ट करके? वहाँ से विदेशों से हमें फीडबैक मिला है कि वो अब काफ़ी एक्सपोज हुआ है वो अपने काम में। ये पन्नू जो है जी, लोग इससे पीछे हट रहे हैं और इसके जो कारनामे हैं, पैसे पूसे बटोरने वाले को सामने आ गए हैं जी, और लोगों ने इसका विरोध भी किया है। वो कोशिश कर रहा है ऐसे ही हाथ पैर मार रहा है। तो जो DGP साहब है या कोई भी मौके की सरकार है, उन्होंने देखना होता है कितना सेंसिटिव इशू है, कितना नहीं है। हर बात में FIR वगैरह करना कोई एडवाइजेबल नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू लेना होता है, उससे देखना होता है कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि बेसिकली हम शांति चाहते हैं, पब्लिक ऑर्डर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग सभी सुख का साथ लें और सभी अपना मौज मस्ती करें और सभी को बराबर अधिकार हो, सभी को बोलने की इजाज़त हो, अपने ज़िंदगी एंजॉय करें। हर बात पे FIR या हर बात पे कन्फ्रंटेशन जो करनी है, ख़ास तौर पे जो जज्बात के इशू है, उन पे थोड़ा सा परहेज से चलना अच्छी बात है। राजेंद्र जी, आप पंजाब के एक सफल DGP हैं और बिंग IPS ऑफिसर, आपका नाम दुनिया में जो है जाना जाता है, क्योंकि आज डिजिटल न्यूज़ का युग है, फेसबुक, यूट्यूब, सारी दुनिया जानती है। आपने कई बुक्स लिखी हैं, आप वर्तमान में आप स्कूल चला रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, आप कहीं ना कहीं सोशल कामों में भी आगे रहते हैं, समाज को जोड़ने की नीति रखते हैं। आपकी नज़रों में बड़ा सेंसिटिव सवाल है मेरा बिंग IPS ऑफिसर, आपकी नज़रों में जो ये हर साल दरबार साहब के अंदर भिंडरावाला की, जरनैल सिंह भिंडरावाला की जिसकी जो है भारतीय सेना का टारगेट हुआ था वो, तो क्या ये लिबर्टी दी जानी चाहिए भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा कि उसका हर साल उसको याद किया जाए, जरनैल सिंह भिंडरावाला को? उसी में फिर वही बात आती है जो मैं पहले भी कही है, और मेरी जो इस पे विचार था आज के दिन में, उसकी तर्जमानी वीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से कही है। उसको भी ये सवाल पूछा गया था, उसने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि अब तो अरदास करनी चाहिए, इस बात को छोड़कर आगे चलने की सोचनी चाहिए। सिख कौम को बार बार इस पे एजिटेशन करना या इस पे कोई ऐसी चीज़ें करना जो समाज में देखने को अच्छी ना लगे, महसूस करने में अच्छी ना लगे, उससे बेटर है कि आगे चलने की बात करें। तो प्रेयर करके जो भी हुआ है उसको प्रेयर करके उसको आगे चलने की बात जो है अच्छी बात है। जिस तरह पंजाब के अंदर, पंजाब के इनिशिएटिव से भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर लांगा को खुला है, और कहीं ना कहीं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, पंजाब की पुलिस को, पंजाब की IB को ये एप्रीहेंशन है कि पाकिस्तान जो सुधरने वाला नहीं है, और इस लांगे के माध्यम से, इस कॉरिडोर के माध्यम से
वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को जो है पंजाब के अंदर घुसपैठ करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पासपोर्ट का इशू है, कोई भी जाए, कोई पूछताछ लंबी चौड़ी नहीं है। तो इस इशू को आप देश की सुरक्षा के साथ जोड़ते हैं या नहीं? नहीं, इतना सीरियस नहीं है ये, इतना कोई सीरियस नहीं है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की चेतावनी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर उनमें दम है तो पंजाब का में जो है माहौल ख़राब करके देख लें, हमारी पुलिस जो है वो तैयार बैठी है ऐसे लोगों के लिए। तो इस बयान को, चीफ मिनिस्टर के इस बयान को आप किस ढंग से लेते हैं? वो अपनी जगह ठीक है, सीएम साहब अपनी जगह ठीक है। वहीं मैं आपसे, वर्तमान में डीजीपी साहब, कोरोना चल रहा है, 75 दिन से देश जो है लॉकडाउन था, अब 1 जून से अनलॉक हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त 100 केसेस थे पॉजिटिव, आज ये 3.5 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं और अनलॉक कर दिया गया देश को अलग अलग विषय बताकर। तो इसको आप सरकार का फेलियर मानते हैं, भारत सरकार का? जबकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, मैं इस वक्त पंजाब में बैठा हूँ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 30 जून तक जो है उसको कंटिन्यू रखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो आप इसके बारे में, कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो एज सच टोटली हम किसी सरकार को, केंद्र को या पंजाब को, किसी और सूबे को कहें कि वो फेल हो गए हैं, वो मुनासिब नहीं होगा। कहीं कहीं वो किसी स्टेप लेने में फेल हुए होंगे, किसी डायरेक्शन में हो सकता है उनका मस्ट हैव लैक्ड इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में पीछे रह गए होंगे। पर ये नहीं कहना ठीक लगेगा कि वो कोई फेल हो गया। एक ये प्रॉब्लम ऐसी थी, इसके बारे में किसी को एहसास ही नहीं था ये बात क्या होने वाली है। अगर आप थोड़ा पीछे जाके सोचें, मिड मार्च में इतना स्केयर हो गया था, ख़ास तौर पे 20 मार्च के बाद, कि पता नहीं कल को कोई बचेगा या पता नहीं बचेगा, क्या होगा। डॉक्टर्स भी डर गए, रिश्तेदार किसी मरे हो को छोड़ के भागने लगे। तो ये स्केयर 15-20 अप्रैल तक काफ़ी था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये डाउन हुआ है। बेशक केसेस बढ़े हैं, पर लोगों को ये भी थोड़ा हौसला अफजाई हुई है कि ठीक हो सकते हैं केसेस। जहाँ पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव भी आ सकता है। ये टाइम की बात है, टाइम से ठीक हो जाएगा। लोगों में विश्वास भी आया, पैनिक कम हुआ है। हाँ, पैनिक काफ़ी कम हुआ है। के पास काम करने की विल की बहुत बड़ी कमी थी। तो धीरे धीरे आज जहाँ पे हम खड़े हैं, उसमें अच्छी चीज़ें ये है कि लोगों को इसके बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी उतने उससे ज़्यादा मिल चुकी है जानकारी। और लोगों को पता है कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है। आपके हिसाब से जिस तरह का अनलॉक हुआ है देश, तो आपके हिसाब से जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि अब हमें जब तक वैक्सीन नहीं बनती, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, तो आप देश की जनता को, बीइंग IPS ऑफिसर, इसके लिए क्या प्रिकॉशन इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, एक आम आदमी को कैसे बचाव करना चाहिए जो इस लायक नहीं है कि वो मास्क भी खरीद सके, ऐसे लोगों के बचाव के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, NGOs को क्या करना चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि अभी जो है हमें लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ सकता है वैक्सीन का। जो भारत की पुरानी संस्कृति है ना, उसमें जो ड्रेस थी हमारी, जो खाने थे हमारे, रहने का ढंग था जो हमारा, एक तरह का वो रिवाइव हुआ है। उस रिवाइव होने से रिलीफ भी मिला है। उसी रिवाइवल में हमारा इस प्रॉब्लम से डील करने का सलूशन है सादा जीवन, सादा खाना, अच्छी सादा ड्रेस। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, गमछा रखो। ये जो मास्क है, गमछा मास्क का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। पहले सभी लोग ड्रेस के साथ गमछा जैसी चीज़ रखते थे, कोई महंगा हो कोई सस्ता हो वो सेपरेट बात है। तो जो बाज़ार के खाने खोने हैं उन चीज़ों से परहेज़। और मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी को वहम भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो उसको इमीडिएटली टेस्ट के लिए नहीं भागना चाहिए, उसको थोड़ा सोचना चाहिए।
बड़ा बयान डीजीपी साहब ने कोरोना को लेकर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डीजीपी साहब ने दिया है कि अगर कोई गले में खराश हो, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कूल माइंड होके जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जैसे डीजीपी साहब ने कहा कि पुरानी परंपरा, पुराने रिवाज जैसे कावा पीना, तुलसी की चाय पीनी, गुड़ खाना, ये सारी चीज़ें पुरानी बातें शुरू हो गई हैं, साबुन के गैल हाथ धोने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें डीजीपी साहब मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह आपने बहुत बड़ी बात कही है इस वक्त, शायद ऐसी बात किसी डॉक्टर ने भी नहीं कही होगी, बड़े से बड़े त्रेन जैसे डॉक्टर त्रेन भी लगातार कोरोना में टच रहे हैं, नरेश त्रेन जी। तो ये आपने जो बात है किस आधार पर कही कि एकदम जो है अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम गले में आ जाए, खांसी हो जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे ज्योतिगण वेब टीवी के दर्शकों को बताएं। देखो, ये अगर किसी को नाक या गले में कुछ थोड़ी बहुत खराश महसूस होती है, गार्गल करने, स्टीम लेनी बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर इससे मेरा तो ख्याल है 9% ठीक हो जाएगा वो, अगर कोई कुछ थोड़ी बहुत खराश सी होगी। अगर कोई ऐसी बात है वो परसिस्ट करती है तो दोबारा करना चाहिए। अच्छा, धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। सुबह 1 घंटा बैठना चाहिए, सभी को धूप लेनी चाहिए। अच्छा, ये सारे कावे काढ़े जो हैं बहुत अच्छे हैं। सिंपल खाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ऐसे रखें तो मेरा ख्याल है कि बचाव हो सकता है। और पैनिक हो के एकदम टेस्ट कराने के लिए भागना, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा भी लग रहा है हमें कि टेस्ट भी कोई बहुत जो लैब्स हैं बहुत कोई रिलायबल टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसको कई बार लोगों को मिसलीडिंग भी हो रहा है इसमें। राजेंद्र जी, एक अहम सवाल जो है, आज राजनीति में जो राजनेताओं की विजन है वो उसका कोई मायने नहीं रहा। कुछ भी बोल दिया जाता है टीवी पे, जबकि महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, कोई राज्यसभा में होता है, कोई लोकसभा का मेंबर होता है, कोई वजीर होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे राजनेताओं को जो अपनी क्रेडिबिलिटी समाज में खो चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि ये गैर राजनीतिक, आप क्योंकि गैर राजनीतिक हो, लेकिन क्योंकि आज समाज में देश की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये संदेश, आपका ये मैसेज जो है उनके लिए मील का पत्थर बन सकता है। आप कैसा संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनेताओं का विश्वास कम होता जा रहा है समाज से, वोटर से, लोगों से, जनता से? उसमें देखो, जितने भी राजनीतिवान हैं उनको भी अपने अंदर एक पुराने संस्कारों की रिवाइवल लानी चाहिए। पुराने जो राजनीतिवान थे सिंपल कपड़ा पहनते थे, सिंपल व्हीकल पे घूमते थे, कई बार तो साइकिल पे घूमते थे और सिंपल घरों में रहते थे। करप्शन, वो अपने आप को चैलेंज समझते थे कि हम करप्शन नहीं करेंगे, और लोगों में प्यार रखते थे, लोगों के प्यार से जीवित थे। कभी किसी को गनमैन दिखा के जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो इलाके में जा रहा है, गनमैन चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए। वो कहते थे हमारा अपना इलाका, हमारे अपने लोग हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आजकल जो दिखावा कर रहे हैं लोग राजनीतिवान, और नए नए षड्यंत्र करके लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत पॉपुलर है, जबकि पॉपुलर है नहीं। अच्छा, करप्शन से प्रभाव नहीं देते कि वो करप्शन फ्री है। उनको प्रभाव देना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी कि वो लोग महसूस करें कि हाँ वो करप्शन से दूर है। तब वो लोगों में हो सकता है वो वापस आ सकता है रिश्ता जो आपस में होना चाहिए, पॉलिटिशियंस एंड पीपल। लोगों को पता चल चुका है बहुत कुछ, नई एक तरह की इंफॉर्मेशन का जो जितना एक्सप्लोजर हो रहा है वर्ल्ड ओवर, सभी लोगों को पता चल रहा है दूसरे देश में कैसे हो रहा है, इस देश में कैसे हो रहा है। लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं कि जो राजनीतिवान हैं उनसे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करें, प्यार करें उन लोगों से और सेवा करें, सेवा भाव से काम करें, ना कि बॉस बन के काम करें। पंजाब के पूर्व डीजीपी ने बहुत अहम संदेश दिया है देश के राजनेताओं को
कि वो स्टेटस सिंबल, गनमैन, स्टेटस सिंबल और जीत कर लोगों में एक गैप रखना, एक डिस्टेंस रखना और अपने आप को वीवीआईपी कंसीडर करना। जबकि पुराने राजनेताओं में की बात इन्होंने कही कि वो कहते थे कि मेरा अपना इलाका है, अपने लोग हैं और करप्शन से कितनी दूर रहते थे। आज का राजनेता पूर्व डीजीपी की इस बात पर चिंतन करेगा और देश की युवा पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए डीजीपी साहब का, राजेंद्र सिंह जी का जो 1982 बैच के आईपीएस हैं, एक संदेश जो है मील का पत्थर साबित होगा कि राजनीति जो है नर सेवा नारायण सेवा की सोच रखकर की जाए, ना कि राजनीति जो है अपना घर भरने के लिए की जाए और स्टेटस सिंबल को डेवलप करने के लिए की जाए। वहीं चलते चलते मेरा एक लास्ट सवाल है, एक बार फिर कोरोना को लेकर। एक डॉक्टर हैं हार्ट और शुगर के स्पेशलिस्ट हरियाणा में, डॉक्टर संतराम अरोड़ा। जब कोरोना पीक पे था मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, तब से आज तक 75 दिनों में उन्होंने कभी भी अपनी ओपीडी बंद नहीं की और 200 पेशेंट उन्होंने देखे। इवन देन उन्होंने मास्क का यूज भी नहीं किया। उनका ये मानना था कि कफ को और जुकाम को हम ताड़े में कैद नहीं कर सकते, और अगर डॉक्टर जो है एक फौजी की तरह है, अगर फौजी युद्ध के समय मैदान में या मोर्चे से भाग जाएगा तो फिर हम जो है इस सिस्टम को, देश को और दुश्मन को कैसे जो है मिट्टी में मिलाएंगे। तो उस डॉक्टर संतराम अरोड़ा से आपका जो कितनी सहमति है इस बात से कि डॉक्टर ही डर गए, डॉक्टर ही पैनिक हो गए, डॉक्टर ही बैकफुट कर गए, अपने क्लिनिक हॉस्पिटल बंद कर दिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उससे बहुत अच्छी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ट्वीट भी ऐसा किया था कि जैसे पुलिस गलियों में घूम रही है, जैसे पुलिस ने आतंकवाद में कुर्बानियाँ की, इसी तरह मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए ये चैलेंज का टाइम था, क्राइसिस का टाइम था। इसमें अगर उनको कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं तो उनको पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अगर कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है कि पेशेंट हैज़ नॉट बिन अटेंडेड प्रॉपरली, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अथॉरिटीज़ को उसके लिए बहुत गंभीर से सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। जो प्रशासन है इसका, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसको घेर अप करना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनानी चाहिए। अगर उनको कहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, अगर वो किसी की लाइफ सेविंग कर रहे हैं, उस मिशन से चल रहे हैं कि लाइफ को सेव करना है, तो वो अच्छी बात है। वो उनकी एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, वो उनका एक गोल होना चाहिए कि उन्होंने लाइफ सेव करनी है, उस मिशन से चलना है। उस मिशन में उन्हें गर्व महसूस करना है। उनको जो अच्छा काम करते हैं उनको इनाम दिए जाए, जो अच्छा नहीं करते, जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा खींचा जाए। कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला चलना चाहिए। और जो प्रशासन कर रहे हैं लोग, उनको खुद सेल्फलेसली आगे होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको क्राइसिस में जूझना पड़ेगा। रिस्क तो हर बात में ही होता है, नॉर्मल ड्यूटी में भी रिस्क रहते हैं। डीजीपी राजेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी सलाह दी डॉक्टरों को, और डॉक्टरों को ऐसे ही नहीं भगवान का दूसरा रूप कहा जाता। ऐसे में डॉक्टरों को बेखौफ होकर डॉक्टर संतराम अरोड़ा, जो हरियाणा के बहुत बड़े हार्ट के और शुगर के डॉक्टरों का समर्थन किया और कहा कि मैंने खुद भी जिस तरह डॉक्टर ने बात की ऐसा ट्वीट किया था। चलते चलते मैं राजेंद्र जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं। जिन लोगों ने आतंकवाद के दिनों में, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने, पुलिसकर्मियों ने आतंकवाद के दिनों में जो है मुकाबले किए आतंकवाद के साथ, उन लोगों और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो है आज भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस पेंडिंग है। ऐसे में जिस आज पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया कि चाहे आतंकवाद का समय हो, चाहे टेररिज्म का समय हो, चाहे कोरोना का समय हो, आज कोरोना विश्व की महामारी है, जहां अमेरिका जैसे जो मुल्क हैं वो सरेंडर हो गए, इटली जैसे मुल्क सरेंडर हो गए, और पुलिस जो है लोगों को बचाने में दिन रात लगी रही, अपने परिवार से दूर रही। तो क्या ऐसे वक्त में आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को कहेंगे कि देश में जो भी पुलिस ऑफिसर जहां भी, जिस राज्य में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं, अगर उनके खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स में केस चल रहे हैं, उनको विड्रॉ किया जाए, वापस किया जाए, ताकि वो बूस्ट होकर जो है देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें जब भी जरूरत पड़े? देखो, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस का, ये डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट है। अगर इसमें डिसिप्लिन रहेगा तो ये डिसिप्लिन ला सकेंगे।
और समाज की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के ऊपर है। तो ये जो केसेस वगैरह चले थे उसमें काफ़ी परेशानी भी आई है, जायज़ भी आई है, नाजायज़ भी आई है। तो ये एक ड्यूटी का हम हिस्सा समझते हैं। इसमें जैसे जब हमने डिपार्टमेंट ने इतनी बड़ी और कुर्बानियाँ की हैं, तो ये जो संकट है, जो लिटिगेशन का संकट है, ह्यूमन राइट्स की एलिगेशन है, कुछ और बात है, तो वो एक ड्यूटी का हिस्सा समझ के वो लड़ रहे हैं और उन्होंने फेस किया है, बहुत ब्रेवरी से फेस किया है। तो जहाँ जहाँ भी सरकारों का, केंद्र सरकार का या स्टेट की सरकार का इसमें रोल है, उनको ज़रूर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किस हालात में ड्यूटी की जाती है। जो उस हालात को मद्देनज़र रख के ही फैसले करने चाहिए कि कितना कोई बंदा गलत था, कितना बंदा सही था, और उसके मुताबिक अगर आप काम कर लेंगे, संभाल लेंगे सिचुएशन को, तो आगे वाले समय में, भविष्य में कोई प्रॉब्लम अच्छे तरीके से हैंडल करने का रास्ता बना रहता है। वो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हर जिम्मेवार अफसर को, जिम्मेवार अथॉरिटी को, बेशक वो मिनिस्टर है, बेशक कोई और अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि हमने इस समाज को अच्छा करना है, इसको और सिविलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। हमने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर रखना है कि यहाँ किसी के साथ नाजायज़ ना हो और कोई किसी को तकलीफ़ ना हो। किसी के साथ अगर कोई नाजायज़ किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये होना चाहिए। पुलिस को लेकर राजेंद्र सिंह पूर्व पुलिस महानिदेशक का बड़ा बयान, लेकिन वहीं उन्होंने कहा कि राजनेताओं को, सरकारों को, मंत्रियों को सारी चीज़ें देखकर पुलिस के पक्ष में, पुलिस का पक्ष सुनकर फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अनुशासन में रहने वाले फोर्स हैं ये। अगर इनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो माहौल भी खराब हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।